हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 30 अक्टूबर और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो हैं विदेशी पूंजी भारतीय बैंकिंग पर उसका प्रभाव, नाबालिग संपत्ति अधिकार का संरक्षण, रूस का परमाणु अंडर वाटर ड्रोन परीक्षण। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है फॉरेन कैपिटल एंड इंडियन बैंक, यानी कि जो फॉरेन की जो करेंसी है वो उसका जो भारतीय बैंक है उस पर क्या प्रभाव है, यानी कि जो विदेशी पूंजी है और जो भारत के बैंक हैं उन भारतीय बैंकों का जो एरिया है उसके अंदर विदेशी जो पूंजी है उसका क्या योगदान है या फिर क्या प्रभाव है, और यह जो है इतने इम्पोर्टेंट विषय क्यों बने हुए हैं जो कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि है या फिर वित्तीय स्थिरता है उससे गहराई से जुड़े हुए हैं। जो विदेशी पूंजी है मुख्य रूप से जो प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश यानी कि जो एफडीआई है या फिर विदेशी जो जो पोर्टफोलियो का निवेश है यानी कि जो ईपीआई है, और विदेशी बैंकों का जो संचालन है उसके माध्यम से भारत के जो बैंक हैं उनमें प्रवेश करते हैं। जहां पर जो ये विषय है यह जो है एक बहुत ही जो विस्तृत विश्लेषण है उसको प्रस्तुत करता है। अगर बात करें हालिया जो रुझान है या फिर नीतियां और उनके प्रभाव को यह जो है ध्यान में रखता है। तो जो विदेशी पूंजी है उसका स्वरूप और स्रोत क्या है, यानी कि यह किन किन माध्यमों से जो है वो प्राप्त होता है। तो जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी कि जो एफडीआई है यह जो है एक विदेशी संस्थाएं जो भारतीय बैंकों में हिस्सेदारी खरीदती हैं या फिर जो सहायक कंपनियां हैं उनके माध्यम से निवेश करती हैं। उदाहरण के लिए दुबई की जो एमिरेट्स एनबीडी है 2025 में आरबीएल बैंक में $3 अरब में 60% हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि भारत का जो वित्तीय क्षेत्र है उनमें अब तक का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण है। इसी तरह से जो जापान है उसकी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग जो कॉरपोरेशन है उसने यस बैंक के अंदर 20% हिस्सेदारी यानी कि $1.6 अरब में खरीदी है, जिसे कि बाद में जो है 24.99% तक बढ़ाया भी गया है। तो जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है वो क्या है? विदेशी जो निवेश है यानी कि भारतीय जो शेयर बाजार है उसमें बैंकों के शेयर खरीदते हैं। हालांकि हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें एफपीआई में उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है। विशेष रूप से जो 2025 है उसके अंदर जब विदेशी जो निवेशक हैं उन्होंने भारत के जो बाजार हैं उनसे रिकॉर्ड स्तर पर पूंजी निकाली है। खासकर जो टैक्स सेक्टर है उसमें जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। जो विदेशी बैंक हैं वो क्या काम करते हैं? तो जो भारत है उसके अंदर संचालित विदेशी जो बैंक हैं जैसे कि एचएसबीसी है और जो सिटी बैंक्स हैं और जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड्स हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर जो विदेशी मुद्रा की सेवाएं हैं उनको ये प्रदान करते हैं। ये बैंक जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत ही जो है काम करते हैं, और सीमा पार के अंदर जो लेन देन होता है उसमें यह रोल को अदा करते हैं। भारत के अंदर जो विदेशी पूंजी है उसकी स्थिति यानी कि जो एफडीआई है उसमें वृद्धि। तो 2025 में जो भारतीय बैंकिंग का क्षेत्र है उसमें एफडीआई ने वैश्विक रुचि को दर्शाया है। इस वर्ष लगभग 15 बिलियन जो डॉलर है उसे एफडीआई सौदे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि जो ब्लैक स्टोन है उन जैसे जो निवेशक हैं उन्होंने फेडरल बैंक में 9.9% की जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है।
जो सरकारी बैंक हैं यानी कि जो एफडीआई है उसमें सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव। जो भारत सरकार है उसके द्वारा सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा को जो मौजूदा 20% है उससे बढ़ाकर 49% करने की योजना पर विचार कर रही है। यह जो कदम है बैंकों को पूंजी जुटाने में हेल्प करेगा और जो निजी बैंक हैं जहां तक कि 74% तक जो एफडीआई है उसकी अनुमति है, उसी के साथ जो नियम है उनके अंतर को कम करेगा। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय और जो आरबीआई है उसके बीच में आपस में जो है वो चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी अंतिम चरण में यानी कि जो अंतिम फैसला है उस पर नहीं पहुँचे हैं। जो एफपीआई है उसके अंदर कमी 2025 में विदेशी जो निवेशक हैं उन्होंने भारत का जो पूंजी निकाली है विशेष रूप से चीन या फिर जो अन्य एशियाई बाजार हैं उनकी ओर जो है वो शिफ्ट होने के कारण है, जहां पर उन्होंने वैल्यूएशन जो है सस्ती है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भारत पर 50% का जो टैरिफ है उसका प्रस्ताव और कमज़ोर जो तिमाही के नतीजे ने जो निवेशक हैं उनके भरोसे को प्रभावित किया है। तो जो विदेशी पूंजी है उसके लाभ पूंजी की जो उपलब्धता है यानी कि जो एफडीआई है उन्होंने बैंकों को विस्तार और जो वित्तीय स्थिरता है उसके लिए आंतरिक पूंजी मिलती है। उदाहरण के लिए जो सरकारी बैंक होते हैं उनके अंदर एफडीआई की जो सीमा है उसके बढ़ने से एसबीआई और जो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक हैं उनको जो पैसा होता है उसको जुटाने में हेल्प मिलेंगी। जो प्रतिस्पर्धा और नवाचार की बात करें तो विदेशी निवेश से जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती है, जिससे कि जो बैंक है उसकी सेवाओं में सुधार और जो तकनीकी नवाचार है वह बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वैश्विक एकीकरण, तो जो विदेशी बैंक हैं या फिर जो निवेशक हैं भारतीय बैंकों को वैश्विक वित्तीय जो प्रणाली है उससे जोड़ते हैं। इससे सीमा पार व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। और अगर बात करें आर्थिक विकास की तो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी कि पिछले 3 वर्षों में औसतन 8% की वृद्धि और बढ़ती जो ऋण मांग है उसने बैंकिंग क्षेत्र को निवेशकों के लिए एक आकर्षक बनाया है। इसके लिए क्या चुनौतियां और जोखिम हैं? तो जो पूंजी है उसकी अस्थिरता, एफपीआई की अस्थिर जो प्रकृति है उसके कारण पूंजी को अचानक बाहर जाना जो बाजार है उसमें अस्थिरता को पैदा कर सकता है। और 2025 के अंदर भारत के जो टेक शेयर हैं उनसे 20,000 करोड़ रुपए की निकासी इसका एक एग्जाम्पल है। और अगर बात करें तो इसके सामने क्या क्या बाधाएं जो हैं वो आ रही हैं, तो जो आरबीआई है उसके सख्त दिशा निर्देश हैं और विदेशी बैंकों के लिए यह एक अनुपालन की जो आवश्यकताएं हैं यानी कि जो निवेश है उसको जटिल बना सकती है। खराब जो एनपीए है खराब ऋण, तो सरकारी बैंकों में जो उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं और कम रिटर्न्स ऑफ जो इक्विटी है यानी कि आरओई है विदेशी निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। वैश्विक आर्थिक कारण क्या हैं यानी कि जो मजबूत अमेरिकी डॉलर है या फिर उनके जो ऊंचे ब्रांड यील्ड्स हैं और भू राजनीतिक तनाव है, जैसे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा टैरिफ जो है वो लगाया गया है। इसके कारण भारत के जो बाजार हैं उन पर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। तो आरबीआई और जो सरकार है उसकी क्या भूमिका है इसके अंदर? तो आरबीआई के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक या फिर जो विदेशी बैंक हैं और जो निवेशक हैं उनको नियंत्रित करता है, जिससे कि जो उनके ग्राहक होते हैं उनको और जो जाने वाले जो केवाईसी है, धन शोधन निवारण, एएमएलए और जो आतंकवाद के लिए वित्त पोषण है उसके खिलाफ
सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। नीतिगत अगर सुधार की बात करें तो सरकार और जो आरबीआई है उन्होंने हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें बैंकिंग नियमों को आसान बनाया है, जैसे कि निजी बैंकों में जो विदेशी हिस्सेदारी है उसकी अनुमति को बढ़ाना, विदेशी जो मुद्रा के भंडार हैं यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है अप्रैल 2024 में 642.63 था और जो बिलियन डॉलर की अगर बात करें तो सर्वकालीन उच्च स्तर पर यह पहुंचा है, जो कि विदेशी जो पूंजी है उसके प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता में जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसका रोल अदा करता है। और अगर बात करें हाल ही के समाचारों की तो हाल ही के जो रुझान और भविष्य की जो संभावनाएं हैं यानी कि बढ़ती हुई वैश्विक रुचि, ब्लैकस्टोन्स, एमिरेट्स, एनबीडी और जो सुमितोमो है यानी कि जैसे जो वैश्विक खिलाड़ी हैं उनकी भागीदारी भारतीय बैंकिंग का जो एरिया है उसमें लंबे समय के जो विकास की संभावनाएं हैं उसको दर्शाता है। डिजिटल और खुदरा बैंकिंग यानी कि जो बढ़ती हुई डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है या फिर खुदरा ऋण की जो मांग है विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक हैं। नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है यानी कि जो एफडीआई है सीमा में वृद्धि और नियामक जो ढांचा है उसमें सुधार से विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए ही जो है पारदर्शिता और जो नौकरशाही की बाधाएं हैं उनको कम करना है। और अगर बात करें तो जो पूरी न्यूज़ है इससे हमें क्या निष्कर्ष या फिर निचोड़ मिलता है, तो जो विदेशी पूंजी है भारतीय बैंकों का जो एरिया है उसके लिए एक दो धारी जो तलवार है वो हो गई है। यह पूंजी जुटाने, नवाचार और जो वैश्विक एकीकरण है उसको बढ़ावा देती हैं, लेकिन अस्थिरता, नियामक जटिलताएं और जो आर्थिक जोखिम है उनके साथ भी आती हैं। सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव और हाल ही के जो बड़े सौदे हैं जैसे कि आरबीएल और यस बैंक भारतीय बैंकिंग का जो एरिया है उसमें विदेशी रुचि से बढ़ते रुझान को दर्शाता है। भविष्य में जो है इनसे कोई भी नीतिगत सुधार या फिर जो मजबूत आर्थिक विकास का क्षेत्र है उसको आकर्षक बना सकते हैं। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो पीवाईक्यू रहने वाले हैं वो होंगे, पहला है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई और जो विदेशी संस्थागत निवेश है एफआईआई दोनों किसी देश में निवेश से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन इन दोनों के बीच का महत्वपूर्ण अंतर जो है सबसे अच्छे ढंग से शो करता है, दर्शाता है। ए, एफआईआई बेहतर प्रबंधन कौशल और प्रौद्योगिकी को लाता है जबकि एफडीआई केवल पूंजी लाता है। बी, एफआईआई सामान्य रूप से पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाता है जबकि एफडीआई जो है केवल विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है। सी है, एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार में प्रवाहित होता है जबकि एफआईआई सामान्य रूप से विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है। और डी है, एफआईआई और एफडीआई दोनों समान है और इनके बीच में जो है कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो हमारा आंसर होगा बी, जो एफआईआई है वो सामान्य रूप से पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाता है जबकि एफडीआई केवल विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से जो हैं भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई में शामिल हैं। ए, भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां भारतीय कंपनियों में बहुमत विदेशी एक्टिविटी हिस्सेदारी, और जो पूर्णतः है जो विदेशी कंपनियां हैं उनके द्वारा वित्त पोषित कंपनियां या फिर पोर्टफोलियो निवेश। हमारे जो विकल्प रहेंगे, ए होगा 1, 2, 3 और 4, बी जो है 2 और 4, सी 1 और 3, डी
1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इनका प्रमुख लक्ष्य माना जाता है? ए, यह सूचीबद्ध कंपनियों में पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से निवेश है। बी, यह बड़े पैमाने पर गैर ऋण सर्जक पूंजी प्रवाह है। सी, यह ऐसा निवेश है जिसमें ऋण सेवा शामिल होती है। डी, यह विदेशी संस्थागत निवेशों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनमें किया गया निवेश है। तो हमारा आंसर होगा बी, यह जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर गैर ऋण सर्जक पूंजी प्रवाह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के जो लिक्विडिटी का समायोजन है उसकी सुविधा जो खिड़की तक पहुंच सकती है। दूसरा है, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियां धारण कर सकते हैं। तीसरा है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज ऋण के लिए अलग ट्रेडिंग मंच प्रदान कर सकते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, 1 और 2, बी, 3, सी, 1, 2 और 3, डी, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा डी, 2 और 3। भारत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है प्रमुख लक्ष्य है? यह एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें कि पूंजीगत जो उपकरण हैं उनके माध्यम से निवेश किया जाता है। बी, यह गैर ऋण सर्जक पूंजी का प्रवाह है। सी, यह एक ऐसा निवेश है जिसमें ऋण सेवा शामिल होती है। डी, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश है। तो हमारा आंसर होगा बी, यह एक गैर ऋण सर्जक पूंजी का प्रवाह है। हमारा जो इस न्यूज से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन रहेगा वो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व की व्याख्या करें और हाल ही में जो एफडीआई का प्रवाह है उसमें कमी के कारणों का विश्लेषण करें। भारत में एफडीआई बढ़ाने के उपायों को भी सुझाइए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, हाउ एससी रेटेड सेंचुरी ओल्ड प्रिंसिपल रिगार्डेड मिरर्स प्रॉपर्टी राइट्स कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा नाबालिगों के जो संपत्ति के अधिकार हैं उनके संबंध में जो है एक फैसला दोहराया गया है कि जो नाबालिग हैं उनकी संपत्ति को उसके अभिभावक यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं द्वारा बिना अदालत की अनुमति के बेचा जाना कानूनी रूप से असामान्य है। यह जो सिद्धांत है जो कि बहुत ही लंबे समय से जो है वो चला रहा है यानी कि बहुत ही पुराना है। जो नाबालिग हैं उनकी संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए हिंदू जो कानून है और जो सामान्य कानूनी परंपराएं हैं उनके अंदर निहित है। 7 अक्टूबर 2025 को जो एस शिवप्पा बनाम श्रीमती के निलम्मा मामला हुआ था उसमें जो जस्टिस पंकज मित्तल हैं और जो जस्टिस प्रसन्ना बी वराले हैं उनकी खंडपीठ के द्वारा इस सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया गया कि जो नाबालिग हैं या फिर जो नाबालिग हैं उनके बालिग होने पर ऐसी बिक्री को बिना मुकदमा दायर किए भी जो है अपने स्पष्ट व्यवहार जैसे कि संपत्ति को स्वयं बेचना या फिर हस्तांतरित करना रद्द कर सकता है। जो प्रमुख बिंदु हैं इसके न्यूज़ के क्या क्या हैं कि जो सदियों पुराना सिद्धांत है यानी कि जो ये सिद्धांत है हिंदू कानून और जो सामान्य कानूनी परंपराएं हैं वहाँ से लिया गया है जिसमें कि अभिभावक की जो जिम्मेदारी है यानी कि जो नाबालिग है उसकी संपत्ति की रक्षा करना है
न कि उसका निपटान करना। तो कोर्ट ने माना है कि जो अभिभावक हैं उनका दायित्व संरक्षण है, न कि स्वामित्व। यदि कोई भी अभिभावक बिना अदालत की अनुमति के नाबालिग की संपत्ति को बेचता है तो जो ये लेन देन है कानूनी रूप से शून्य या फिर शून्यकरणीय हो सकता है। जो यह सिद्धांत है कि नाबालिगों के जो हित है उनकी रक्षा के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि नाबालिग जो है स्वयं अपनी संपत्ति के बारे में निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नाबालिग हैं उनकी संपत्ति बिना अदालत की मंजूरी के बेची गई तो जो नाबालिग होने पर व्यक्ति उस बिक्री को रद्द कर सकता है। इसके लिए मुकदमा दायर करना अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति है अपने व्यवहार जैसे कि जो संपत्ति का पुनः विक्रय है उससे भी इसे असामान्य कर सकता है। तो इस मामले में कोर्ट ने 2 कारण बताए हैं। एक तो है कि कई बार जो नाबालिग हैं उनके अभिभावक द्वारा जो बिक्री की जाती है उसकी जानकारी नहीं होती और जो संपत्ति है उनके कब्जे में रहती है। ऐसी स्थिति में जो मुकदमा है वो दायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि संपत्ति का हस्तांतरण लागू नहीं हुआ हो और खरीदार के पास कब्जा न हो तो नाबालिग बालिग होने पर बिना मुकदमे के अपने अधिकार का दावा कर सकता है। दूसरा, कानूनी आधार, यानी कि यह जो फैसला है हिंदू जो माइनॉरिटी है एंड जो गार्जियनशिप का एक्ट है 1956 का और जो सामान्य कानूनी सिद्धांत हैं उनके आधार पर लिया गया है, जो कि अभिभावक को नाबालिग की जो संपत्ति है उसके प्रबंधन में सीमित शक्तियों को प्रदान करता है। कोर्ट की अनुमति के बिना ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण गैर कानूनी माना जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसका समर्थन किया, जिससे कि नाबालिगों के जो पक्ष हैं उसमें निर्णय दिया था और हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि बिक्री को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करना आवश्यक है। तो इस फैसले का क्या प्रभाव हुआ? यह जो निर्णय है देश भर में उन हजारों मामलों पर लागू होगा जहां पर नाबालिगों की जो संपत्ति है बिना किसी अदालत की अनुमति के बेची गई है। यह न केवल नाबालिगों की संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है बल्कि अभिभावकों को उनकी जो जिम्मेदारी या फिर दुरुपयोग करने से रोकता है। तो जो ये फैसला है सामाजिक रूप से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है इस संदेश को मजबूत करता है कि नाबालिगों की जो संपत्ति है उस पर अभिभावकों का कोई भी स्वामित्व नहीं है, केवल संरक्षण की जिम्मेवारी है। तो इस न्यूज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से जो नाबालिग हैं उनके लिए संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए सदियों पुराना जो सिद्धांत है उसको फिर से दोहराया है, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि अभिभावक बिना अदालत की अनुमति के नाबालिग की संपत्ति का निपटान नहीं कर सकते। यह सिद्धांत नाबालिगों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और व्यवहारिक जो लचीलापन है वो प्रदान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि बालिग होने पर वे अपनी संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकें। तो हमारे इस न्यूज़ से रिलेटेड जो PYQs हैं उनको देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A, यह केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है। B, यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है। C, यह केवल नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है। D, यह न तो मौलिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है। तो हमारा आंसर होगा B, यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। A है, वर्तमान में यह न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार। B है, यह व्यक्ति की संपत्ति को
जो कार्यकारी कार्रवाई है उसके खिलाफ संरक्षण देता है, लेकिन विधायी कार्रवाई के खिलाफ नहीं। जो हमारा सी है, यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति, उनके जो परिवर्तन हैं, उनके लिए सीधे जो है उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो हमारे ऑप्शन होंगे, इनमें से जो है कितने सही हैं। हमारा ऑप्शन ए है कोई नहीं है, बी है केवल एक है, सी केवल 2, डी जो है तीनों। तो हमारा आंसर होगा बी केवल एक। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान से हटा दिया गया है। बी, संपत्ति का अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी दोनों यानी कि 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो हमारा आंसर होगा सी दोनों, 1 और 2। जो हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अक्सर व्यापक और विविध आलोचना की गई है, विश्लेषण करें। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, रसिया टेस्ट एन आर्म्स अंडर वाटर ड्रोन सक्सेसफुली, यानी कि जो रूस है उसके द्वारा जो है एक पानी के अंदर जो काम करने वाला ड्रोन है उसका परीक्षण किया गया है। हाल ही की जो खबर है उनके अनुसार रूस ने 29 अक्टूबर 2025 को एक परमाणु हथियार से लैंस अंडर वाटर ड्रोन, जिसे कि पोसाइडन कहा जाता है, का सफल परीक्षण किया है। रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने घोषणा की है कि जो यह ड्रोन है परमाणु शक्ति के द्वारा चलाया जाता है और इसे रोका जो है वो नहीं जा सकता। यह पहली बार था जब इस ड्रोन ने परमाणु शक्ति पर संचालन किया है, जिसे कि पुतिन ने जो है बड़ा ही सफल बताया है। जो पोसाइडन है उसको रूसी मीडिया के अनुसार तटवर्ती जो इलाके हैं उनके पास में विस्फोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक शक्तिशाली रेडियो एक्टिव सुनामी जो है उसको पैदा कर सकता है। यह ड्रोन रूस के 6 तथाकथित जो सुपर वेपन्स हैं उनमें से एक है, जिसे कि पुतिन ने 2018 में अपने राष्ट्र के नाम संबोधित में पहली बार उजागर किया था। इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों यानी कि विशेष रूप से अमेरिका के लिए एक निवारक संदेश देना है। जो पुतिन है उसने यह भी दावा किया है कि जो ये ड्रोन है उसकी गति को और गहरा और बेजोड़ बना देता है और इसे जो है ट्रैक करना या फिर रोकना लगभग असंभव है। हालांकि परीक्षण का जो स्थान और अन्य तकनीकी विवरण है वो अभी तक पुतिन के द्वारा सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जो ये परीक्षण है इसको रूस द्वारा हाल ही में ही किया गया एक अन्य परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल जो बुरेवस्तनिक है उनके परीक्षण के कुछ दिनों के बाद ही घोषित किया गया है, जिसे कि रूस ने भी सफल बताया है। और जो ये कदम उठाया गया है रूस के द्वारा, यह कदम रूस अमेरिका के जो संबंध हैं उनमें तनाव और जो यूक्रेन युद्ध है उनके संदर्भ में इसको देखा जा रहा है। विशेष रूप से तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और एक प्रस्तावित जो बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन है उसको भी स्थगित कर दिया है। पीवाईस को जो PYQ हैं उनको देखते हैं। अग्नि आईवी मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? एक, यह एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। बी जो है यह केवल तरल प्रोपेलेट से संचालित की जाती है। सी है यह 7500 किलोमीटर की दूरी तक 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जा सकती है।
तो हमारे जो ऑप्शन हैं कि ए कहता है केवल एक सही है, बी 1 और 2 दोनों सही हैं, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा ए केवल 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक पदार्थ यानी कि Cl20, HMX और LLM105 की सामान्य विशेषता है, जिनका उल्लेख कभी कभी मीडिया में भी किया जाता है। ए ये हाइड्रोक्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेट से विकल्प हैं। बी ये जो है एक उच्च विस्फोटक हैं। सी यह परमाणु रिएक्टरों में उपयोग होने वाला ईंधन है। डी ये एक जैविक चिकित्सा अनुप्रयोग में उपयोग होते हैं। हमारा आंसर होगा बी ये उच्च विस्फोटक हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें, चीन, फ्रांस और भारत, इनमें से कौन से देश परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। विकल्प केवल 1 और 2, केवल 1, सी है केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा ए केवल 1 और 2। जो हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस का PYQ है उसको देखते हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के महत्व पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि भारत को इस नीति की समीक्षा करनी चाहिए? तर्क सहित उत्तर दें। तो हम जो है आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।